नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल के इस मंच के ज़रिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको उन लोगों से मिलवाएँ, जो गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े हुए हैं। उनके लिए काम करते हैं बतौर शिक्षक, विद्यार्थी या समाज के ऐसे लोग जो कुछ अनोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ उपलब्धियाँ पाई है या कुछ अपने काम से सरकारी स्कूलों की जो छवि है, उसको बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में सौभाग्य का विषय है कि इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उससे सम्मानित डॉक्टर निरुपमा कुमारी जी हमारे साथ हैं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम मैम से बातचीत स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर बनी हुई एक छोटी-सी फ़िल्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पहले का था, अभी शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसने एक वीडियो तैयार की है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ये है बोकारो जिले के चास में स्थित रामरुद्र प्लस 2 उच्च विद्यालय और ये है निरुपमा कुमारी, हिंदी की शिक्षिका जो बहुत ही आकर्षक और समग्र तरीकों से हिंदी भाषा सिखाती हैं। इन्होंने स्थानीय कला रूपों, खेल और कहानी सुनाने की नवीन विधाओं का उपयोग कर शिक्षण के नए तरीकों का आविष्कार किया है। निरुपमा कुमारी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए बतौर शिक्षक सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जब पुरस्कार की जब घोषणा हुई, सबसे पहली सूचना आपको किसने दी और कैसी अनुभूति थी उस समय? ये पहली सूचना मुझे मिली थी एसपीओसी जिसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जीसीईआरटी के कीर्तिवास सर के द्वारा। और वो तीज का दिन था, शाम का वक्त था, तो मेरे घर में पूजा का पूरा माहौल था और मैं उस समय धनबाद गई हुई थी और ये सूचना मिलने के बाद तो खुशी दोगुनी हो गई थी। एक लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं अपने विद्यालय में, जब इस तरह का कोई सम्मान मिलता है तो किस तरह की फीलिंग होती है? मतलब आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस सम्मान को? जैसे देखिए छोटे बच्चे भी अगर कुछ काम करते हैं और उन्हें हम सिर्फ एक बार कह दें कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तो आप देखिए कि वो दुगने उत्साह के साथ उस काम को करता है। मुझे लगता है कि फीलिंग्स में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बस यही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि जब मुझे रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो मुझे लगा कि अब मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ और मेरे काम को लोगों ने सराहा है, तो इससे मोटिवेशन तो बहुत मिलता है। साथ ही साथ हमारे आस-पास के लोग भी बहुत मोटिवेट होते हैं। उन्हें लगता है कि मैम तो हमारे बीच की हैं और उन्होंने ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी यात्रा बहुत ही प्रेरक रही है। आपने जो एक हिंदी के शिक्षक के नाते कई बार लोग बोलते हैं कि हम हिंदी के शिक्षक हैं, तकनीकी के साथ कितना जुड़े हैं। बहुत तरह की दिक्कतें भी आती हैं। आज से कुछ साल पहले अगर गूगल ट्रांसलिटरेशन नहीं रहता, तो शायद हम हिंदी में भी मोबाइल में टाइप नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किलें होती। लेकिन आपके बारे में मुझे पता चला कि आप हिंदी के शिक्षक के नाते तकनीकी का खूब इस्तेमाल करते हैं। हम यहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। थोड़ा बताएँ कि कैसे आप तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं इसमें? मुझे लगता है कि आज का जो युग है ये सूचना एवं संचार का युग है और अगर हम बात करते हैं क्वोशंट की तो अब टेक्निकल क्वोशंट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। तो इसका इस्तेमाल हाँ मोबाइल ने इसमें बहुत बड़ी क्रांति लाई है क्योंकि अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद हम जन जन तक जिसको पहुंचना बोलते हैं अपने विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती इस रूप में। तो तकनीकी का इस्तेमाल मैंने किया है आईसीटी के रूप में अपने विद्यालय में कक्षा कक्ष में स्पीकर के माध्यम से पॉडकास्ट सुनाने में। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे पॉडकास्ट बने हुए हैं। जब आप कोई कहानी सुनाते हैं तो उसका असर होता है लेकिन उतना नहीं होता, लेकिन जब आप पॉडकास्ट सुनाते हैं तो उसके ध्वनि संयोजन के कारण पूरा वातावरण वैसा बन जाता है। तो उसका इस्तेमाल मैं कक्षा में करती हूँ। साथ ही साथ वीडियोस दिखाना, जो वीडियो बने हुए हैं पहले उनको भी मैं दिखाती हूँ और मैंने अभी तो खुद का वीडियो भी क्रिएट करना शुरू किया है, तो उसका इस्तेमाल भी मैं अपने क्लास में करती हूँ। इसके साथ-साथ जैसे अभी जो लॉकडाउन पीरियड चला है,
इसने मुझे बहुत सिखाया है एक्चुअली काम करना, क्योंकि डिजिटली तो हम लोग काम करते थे क्लासरूम में आईसीटी को इंटीग्रेट करने तक, लेकिन अभी हमारा दायरा थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि बच्चे भी डिजिटली ही कनेक्टेड हैं हमसे, फेस टू फेस तो आ नहीं रहे। तो उनके लिए फिर मटेरियल बनाना, पहुंचाना, उन्होंने देखा कि नहीं, इसकी जानकारी लेना, इस सारे काम में अगर तकनीकी नहीं होता तो मुझे लगता है कि हम लोग सीधे 5 साल पीछे चले जाते। लेकिन तकनीकी की वजह से इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने अपने साथ अपने बच्चों को जोड़ कर रखा, और आज पढ़ाई का भी जो माहौल है वो उनके बीच अभी तक बना हुआ है 6 महीने के लॉकडाउन के बाद भी। आपका एक और बहुत खूबी है जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आपने ढेर सारे ई कंटेंट भी बनाए हैं। थोड़ा सा इसका नेचर बताइए, और स्पेशली आप नेशनल लेवल पे भी ई कंटेंट क्रिएशन में शामिल रही है। तो किस तरह के कंटेंट्स आपने बनाने की शुरुआत की थी और कब शुरुआत की थी, और थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये ई कंटेंट बनाने की शुरुआत अगर कहें तो मैंने 3 अप्रैल को खास तौर से शुरू किया था। इससे पहले मैंने सीखा था, प्रोसेस सीखा था, और दीक्षा के माध्यम से कुछ ई कंटेंट्स बनाए थे। इसके बाद 3 अप्रैल से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, और उसके बाद मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। मेरे वीडियोस खास तौर से माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें वो 9वीं और 10वीं में विशेष तौर से हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, तो इस दोनों पुस्तक साथ साथ व्याकरण, रचना, यानी कि इस जो हमारा पाठ्यक्रम है 9वीं 10वीं का, उसको वो इस यूट्यूब के जरिए, मेरी ये इच्छा थी कि वो उसको धीरे धीरे करके पूरा कर सके। तो इसी क्षेत्र में मैंने काम किया। अभी तक में मेरे लगभग 50 वीडियो बन चुके हैं, और कल ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है। तो दरअसल मैं यूट्यूब के लिंक्स भेजती थी बच्चों को, तो कई बार वो बोलते थे कि इससे पहले के चैप्टर का मुझे लिंक भेज दीजिए, या इसके बाद के चैप्टर का लिंक भेज दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे के पढ़ने की जो गति होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ बहुत जल्दी भी कर लेते हैं और कुछ थोड़ा देर से भी करते हैं। तो वैसे में बार बार लिंक ढूंढ के देना पड़ता था, तो मुझे लगा कि कुछ इसको थोड़ा और आसान किया जाए। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आसानी से बच्चे अपने रुचि के अनुसार उस पाठ को देख सकते हैं, उसके वीडियोस, और साथ ही साथ अभी मैंने वर्कशीट को अपडेट मैं नहीं कर पाई हूँ, तो वर्कशीट भी वो वहां से देख सकते हैं। आपने एक और काम किया है, और जो जिस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा समय चाहिए, बहुत ऊर्जा लगती है उसमें, वो है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना। उस काम में भी आप बहुत इन्वॉल्व रही हैं, और खास करके जो मिडिल स्कूल लेवल की किताबें हैं उसको बनाने में आप काफी इन्वॉल्व। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आप कब से इस पाठ्य पुस्तक निर्माण के काम में शामिल हैं, और अभी तक किन किन किताबों में आपकी भूमिका रही है। ये जेसीईआरटी रांची के द्वारा पुस्तक लेखन का कार्य किया गया था, और इसमें कक्षा 6 से 8, यानी कि कक्षा 6, 7 और 8, इसकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है भाषा मंजरी, इसके विषय वस्तु लेखन दल में मैं सम्मिलित थी। तो इसमें हम लोगों ने शुरू से ही पहले इसका सिलेबस बनाया, फिर ये देखा कि आखिर हम अपने राज्य की पुस्तक क्यों बना रहे हैं। जब एनसीईआरटी की किताबें हैं तो हम अपनी राज्य के लिए क्यों बना रहे हैं, तो हमें राज्य के संदर्भ से कुछ चीजें इसमें डालनी थी। तो ये सारा जो मार्गदर्शन था वो हमें आरआई से प्राप्त हुआ था, आरआई भुवनेश्वर से, और उसके बाद फिर ये पुस्तकें हमने समूह में बनाई है। तो हमने इसको बनाया, इसके प्रश्न वगैरह, इलिस्ट्रेशंस, इसमें हमने हेल्प की। और उसके बाद जिस दिन ये पुस्तक आई थी छप के, तो उस दिन तो बहुत खुशी हुई थी। और अभी तो ये पुस्तकें हमारे विद्यालयों में चल रही है, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, और इसकी तारीफ भी काफी हुई है। तो मुझे लगता है कि मेहनत सफल हुई। आपने भाषा शिक्षण को लेकर भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जो कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही है इसमें। ये थोड़ा सा एलोबरेट करिए, और खासकर बहुत सारे हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं, शायद वो आपके इस प्रयोग से कुछ वो अपने यहाँ भी कर सकते हैं कि क्या क्या प्रयोग आपने किया और कैसे किया, और उसके क्या परिणाम आए। ये भाषा शिक्षण बहुत आसान काम नहीं है।
क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ दे रहे हैं जिसके बल पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। मुझे लगता है कि किसी के भी जीवन में भाषा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उसके पास भाषा है तो वो अपनी बात को आसानी से दूसरे तक पहुँचा सकता है। तो इस नाते मुझे लगता है कि भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा होता है, और अगर आप अपने इस दायित्व को एक बार समझ लेते हैं, तो फिर आपका काम आधा आसान हो जाता है। तो हमारा जो मुख्य काम है वो ये है कि बच्चे पढ़कर समझ सकें और सोचकर लिख सके, तार्किक अभिव्यक्ति कर सके, चिंतन कर सके, और उनकी जो भी अभिव्यक्ति हो उसमें मौलिकता हो। तो ये चीजें हमें बेसिकली लैंग्वेज में, भाषा में चाहिए होती है, बच्चों से हमारी ये आशा होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं 9वीं क्लास में, तो उसमें अधिकतर बच्चे जिसको हम बोलते हैं धारा प्रवाह बोलना या एक अच्छे वाक्य संरचना में अपनी बात को लिख पाना, तो उसमें बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया कि पहले हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद बच्चों को बांट देते हैं 3 भाग में। एक भाग तो वो जो औसत से अच्छे हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं। एक भाग वो जो औसत से कम है, यानी कि जिनको हमें थोड़ा सा ब्रीजिंग करके क्लास लेवल में लाना है। और उसके बाद फिर हम उनके साथ अलग-अलग तकनीक यूज करके उनको उस लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि वर्णों को सही ढंग से लिखना। कई बच्चे ये नहीं जानते कि शिरोरेखा कहाँ डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है, और 9वीं कक्षा के बच्चे हैं, आप उनको सीधे अ, आ, इ सिखा भी नहीं सकते। तो उनका मन ना दुखे, इसलिए गतिविधियां करते हैं कुछ ऐसी जिससे कि बच्चे सभी अक्षर पर बराबर से ध्यान दे सके। आप यहाँ भी देखेंगे कि एक हिंदी दिवस पर बच्ची जो है वो अक्षरों को चिपका रही है एक पेड़ पर। तो ये एक बहुत साधारण सी एक्टिविटी है, लेकिन इसको करते हुए, चिपकाते हुए, देखते हुए और बार-बार अपनी कक्षा में इसको देखकर बच्चे वर्णों के सही स्वरूप से आसानी से परिचित हो जाते हैं।